हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने परागकोश की संरचना के बारे में पढ़ा था। इसका सबसे बाहर का स्तर जो होता है वह एपिडर्मल लेयर होता है। उसके अंदर अंतः स्तर यानी एंडोथीसियम लेयर होता है। इसमें टेपिटम लेयर होता है जहाँ से इसका स्फुटन होता है, उसको स्टोमियम कहते हैं। तो इस प्रकार परागकोश की संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक परिपक्व परागकोश की संरचना है जहाँ पर परागकणों का निर्माण हो चुका है और परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तब इसमें स्फुटन हो जाता है और परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो पूरी संरचना है ये कैसे बनती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लघु बीजाणुधानी यानी परागकोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ पोलेंसेक और माइक्रोस्पोरेंजियम किस प्रकार होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी तो समझ में आ रहा है आप लोग को, जहाँ पर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु यानी मेल गैमिट्स यहाँ पर पौधों में क्या है, परागकण। जिस स्थान पर परागकण का निर्माण हो रहा है उस स्थान को लघु बीजाणुधानी कहते हैं, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और ये मेल गैमिट्स होते हैं। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जहाँ पर फीमेल गैमिट का निर्माण होता है, चूँकि उसका आकार बड़ा होता है, जनरली फीमेल गैमिट का आकार हमेशा बड़ा और अचल होता है, हमने पहले पढ़ा है, इसलिए उसे मैक्रोस्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है, ठीक है। अभी हम लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले परागकोश का जो जितनी सारी कोशिकाएं हैं वह दो ही रूप में विभेदित होती है। एक तो एपिडर्मल लेयर, बाहर का लेयर जो है वो एपिडर्मल लेयर है, बाह्य भित्ति है, और अंदर का लेयर जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू के रूप में होता है, भरण ऊतक के रूप में होता है। जब पराग कणों का निर्माण होना रहता है यानी जब इसको परिपक्व होना रहता है तब यहाँ पर एपिडर्मल लेयर की जो चारों कोने हैं, चतुष्कोण, इसकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, इसका जीव द्रव्य सघन हो जाता है और ये स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार हाइपोडर्मल कोशिकाएं पंक्ति में अपने आकार में बड़े, स्पष्ट और बड़े केंद्रक वाले गाढ़े जीव द्रव्य होते हैं और अलग से दिखने लगते हैं। इनको आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं, आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पर चार कोनों में हम चार आर्कीस्पोरियल सेल्स देख रहे हैं। प्रत्येक आर्कीस्पोरियल सेल्स जो है वो एक परिणत विभाजन होता है, यानी इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के कारण दो कोशिकाएं बनेंगी, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो ऊपर की कोशिकाएं होती हैं ये जो है प्राइमरी पेराइटल सेल यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण कर देती है। ये जो है बाहर का जो है वो अंतः त्वचा या बाहरी भित्ति का निर्माण कर देती है, और उसके जो नीचे वाला सेल होता है जो डिवाइड होने के पश्चात बना है ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस यानी स्पोर का निर्माण करेगी। स्पोर मीन्स यहाँ पर परागकण का निर्माण करेगी, तो इन्हें प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं, ये बनाती हैं। अब प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं यानी जो बाहर की ओर, इसमें से दो कोशिका में से एक कोशिका बाहर की ओर बनी थी, वो 3 से 5 भित्ति का स्तर बनाती है। जैसे इसके पहले हमने देखे थे, यहाँ पर हम देख रहे हैं भित्ति कोशिका बन रही है, 3 से 5 लेयर बन रही है। यहाँ पर भित्ति कोशिका बन रही है एपिडर्मल लेयर के नीचे, है ना। तो ये जो है वो एक कोशिका जो है वो कंटिन्यू डिवाइड होती है, उससे लगी हुई सेल्स या कोशिकाएं भी डिवाइड होगी और ये बाह्य भित्ति का निर्माण कर देती हैं। अब जो अंदर की होती है उसमें प्रायः मोटी होकर अंतः भित्ति एंडोथीसियम कहलाती है। प्राथमिक कोशिकाएं 3 से 5 स्तर बनाती है। बाह्य त्वचा के नीचे एक परत की कोशिका भित्ति होती है जो कि एंडोथीसियम कहलाती है। पराग कोशों में जिन स्थानों पर स्फुटन होता है एंडोथीसियम की कोशिका पतली रह जाती है, जिसे स्टोमियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ से इसका स्फुटन होगा तब इन कोशिकाओं को एंडोथीसियम कहते हैं। ये पूरा इसकी भित्ति काफ़ी पतली होती है। अब एंडोथीसियम से नीचे वाली एक दो भित्ति मध्य स्तर मिडिल लेयर बना लेती है, जो ये बाहर का लेयर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एंडोथीसियम बाहर बनाएगी, चारों तरफ बनाएगी, और उसके अंदर का जो लेयर है वो मिडिल लेयर बना देती है, मध्य स्तर बना देती है। और सबसे नीचे वाली जो इसकी कोशिका होती है वह टेपिटम, ये परागकोश है, इसके चारों ओर का जो कोशिका होती है ना, ये परागकोश है।
परागकोश की सेल है। और इसके चारों ओर जो कोशिका घेरी हुई है, इसको ये स्पष्ट दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा? स्टोमियम। ठीक है। अब यहाँ पर एंडोथीसियम के नीचे एक या दो भित्ति कोशिका, मध्य स्तर मिडिल लेयर और नीचे टेपिटम है ना, एंडोथीसियम नहीं टेपिटम, जिसकी कोशिकाएं लंबी और बड़ी होती है। टेपिटम की जो सेल होती है यहाँ पर हम देख रहे हैं, लंबी और बड़ी टेपिटम, ये जो कोशिका है उससे घिरा हुआ ये जो कोशिका है ये बना लेती है टेपिटम। मध्य स्तर की कोशिकाएं प्रायः शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और वृद्धि करते हुए तरुण लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोर्स के पोषण में सहायक होती है। इस तरह टेपिटम स्तर की कोशिकाएं भी बाद में नष्ट होकर माइक्रोस्पोर्स के पोषण में सहायता देती है। जो टेपिटम की सेल्स होती है, एक सवाल ये उठता है कि इन पराग कणों को, वृद्धि करते हुए पराग कणों को पोषण कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है टेपिटम के कोशिकाओं से। तो इस प्रकार प्राथमिक लघु बीजाणु जनक जो कोशिकाएं होती हैं यानी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है, इसमें बार बार विभाजन होता है और कई विभाजन के बाद बहुत सारे पराग मातृ कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, या लघु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर्स मदर सेल यानी कि मेल गैमेट्स का निर्माण हो जाता है। अब लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजिनस क्या है? आवृत बीजियों में लघु बीजाणुधानी का विकास स्पोरोंजिएट प्रकार का होता है। ये जो हमने अभी पढ़े थे, पीछे पढ़ा हमने, स्पोर्स का निर्माण होने के लिए जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको यू स्पोरेंजिएट प्रकार कहा जाता है। इनके विकास के समय प्रत्येक एंथरपॉली के हाइपोडर्मल स्तर की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है और उनका जीव द्रव्य जो है वो गाढ़ा हो जाता है। इन्हें आर्कीस्पोरियल नीशियस कहते हैं। ये कोशिकाएं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल विभाजन के द्वारा विभाजित होकर पैराइटल सेल्स और अंदर की ओर प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, जैसे कि अपन ने देखे। अब ये पैराइटल कोशिकाएं फिर से लॉन्गिट्यूडनल और एंटीक्लिनल विभाजन के द्वारा 3 से 5 भित्ति स्तर का निर्माण कर देती है। प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स एक दूसरे से पृथक होकर लघु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति अब ये कार्य करने लगती है। परागधानी की भित्ति के बनने के साथ साथ प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिकाएं भी 2 या 3 विभाजन के द्वारा अनगिनत लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनाने लगती है। और आरंभ में लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं आपस में भी जुड़ी रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये कोशिकाएं पृथक होकर गोलाकार हो जाती है। इस प्रकार गोलाकार हो जाती है। इनमें से कुछ मातृ कोशिकाएं लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होती है। जितने भी कोशिकाएं बनी हैं वो सारे जो है वो परागकण नहीं बनते, कुछ कोशिकाएं परागकणों के पोषण में सहायक होती है। प्रत्येक क्रियाशील लघु बीजाणु कोशिका जो ये गोलाकार कोशिकाएं देख रहे हैं, वो जो क्रियाशील होती हैं ये लघु बीजाणु कोशिका और एक बनाती है जो कि 2n वाली होती है, द्विगुणित होती है। अब इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन और सरल विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो कि अगुणित होती है। अगर हम इसको सिंपल रूप में देखें, देखिए यहाँ तक ये जो है वो बन चुका है, परागकोश बन गया है। चारों कोनों पर इस प्रकार परागकोश बन जाते हैं। अभी तक इनमें समसूत्री विभाजन हुआ है और सारी जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती हैं इस प्रकार। तो ये जो है ये बाहर का जो लंबे लंबे कोशिकाएं हैं ये क्या कहलाती है? टेपिटम कोशिकाएं होती है। ये हम मान लेते हैं टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं। ये भी द्विगुणित ही है। बाद में ये पराग कणों के पोषण में सहायक होती है। अब ये जो अंदर की सेल होती है ये भी पहले द्विगुणित ही होती है। अब इनमें विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप गोलाकार कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार गोलाकार कोशिकाएं बनती हैं और इनके केंद्रक में अभी क्रोमोसोम्स की संख्या 2n ही है। इनमें से कुछ जो है जो क्रियाशील होती है वो परागकणों का निर्माण करेगी और कुछ जो है जो क्रियाशील नहीं है वो इन परागकणों के पोषण का काम करती है। तो ये जो क्रियाशील हैं इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा? जो सेल बनेगा उसकी जो केंद्रक है इसमें अब क्रोमोसोम्स की संख्या n हो जाती है। यही कहलाती है लघु बीजाणुधानी या परागकण।
परागकण की संरचना हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी और देखेंगे, फिलहाल इतना। ठीक है।